हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेड गुरु। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से पेडागोजी के कुछ सवाल लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला सवाल है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति, यानी कि पेड़ों के बारे में सेंसिटिविटी कैसे लाया जाए? तो पहला ऑप्शन है कक्षा में बहस आयोजित करना। सेकंड है समूह चर्चा। थर्ड है पोस्टर बनाना। और फोर्थ है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। क्योंकि बच्चे जब एक प्लांट अडॉप्ट करेंगे और उनको बढ़ते हुए देखेंगे, उनको डेली पानी देंगे, तो वो उन पेड़ों के साथ, पौधों के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम को रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? याद रखिएगा कि सवाल पूछा गया नहीं है, कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। सेकंड है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। तो ये तो सही है, लेकिन हमें आंसर करना नहीं। तो ये आंसर तो वास्तविक जीवन तो सही होता है। ओके। थर्ड है, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। और फोर्थ है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। उसके बाद नेक्स्ट है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे, यानी कि सभी बच्चों से उनकी एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की गई। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। सेकेंड है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। थर्ड है अन्वेषण दृष्टिकोण। और फोर्थ है आपका मानववादी दृष्टिकोण। तो आपका सही उत्तर होगा अन्वेषण, यानी कि इन्वेस्टिगेशन। बच्चे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जान पाएंगे कि कैसे, और बच्चे समझ पाएंगे कि आग और बिजली के जितने भी झटके हैं या फिर ये जो दुर्घटना है उनके बारे में बच्चे समझ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, यानी कि जो सोसाइटी है वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है।
और फोर्थ है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बच्चे सोसाइटी से जितना ज़्यादा इंगेज होंगे, अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। तो इसलिए सोसाइटी क्या वह एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य, यानी कि बच्चे स्कूल में तो सीख रहे हैं लेकिन स्कूल के बाहर बच्चों को स्कूल के बाहर के लाइफ के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। सेकंड है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। थर्ड है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। और फोर्थ है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो आपका सही उत्तर होगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, यानी कि टीचर बच्चों को पाठ्य पुस्तक से तो पढ़ाएंगे लेकिन बच्चों को बाहर के जीवन का उदाहरण देते हुए पढ़ाएंगे, बच्चों को बाहर के जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाएंगे। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है, यानी कि जॉइंट फैमिली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। थर्ड, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। यह परिवार की अवधारणा को इस तरह सिखाया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड नंबर, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ नंबर, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों जो आंसर है चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और श्याम पट्ट का उपयोग यानी ब्लैक बोर्ड का उपयोग, ये तीनों ही आपके उत्तर सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ नंबर, सभी, विषयगत, समावेशी और एकीकृत, तीनों ही आपके सही उत्तर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, यानी कि ईवीएस की किताब में सपेरों पर कालबेलिया समूह जिसे कहा गया है, कालबेलिया लोग सपेरों को पालते थे। तो इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और फोर्थ है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो इसका सही उत्तर है थर्ड नंबर कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड है ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और फोर्थ है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो इसका सही उत्तर है सेकेंड नंबर, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा
शिक्षण अधिगम का अवसर, ये एक अवसर प्रदान करता है जहाँ बच्चे एक साथ खाते हैं। तो 2 नंबर आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस, पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो उत्तर है आपका अबोध का भार कम करने की जरूरत है, यानी कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना है, ना कि उसको बोझ के तौर पर दिखाना है। तो अबोध का भार कम करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? यानी कि ग्रुप में बच्चे क्यों सीखते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, या छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो सही उत्तर है आपका सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने, यानी कि हर बच्चा एक्टिव रहेगा, हर बच्चा सक्रिय रूप से किसी भी कार्य में भाग लेगा और बच्चे सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर है 3rd नंबर। उसके बाद है, बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग और ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो इसका सही उत्तर है आपका अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग्स रहते हैं उनमें जो पोस्टर लगे रहते हैं, जो पिक्चर बनते हैं, उससे बच्चे सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। बिल्डिंग जो एक रिसोर्स का काम करे, बच्चे उसे सीख रहे हैं। तो इसका उत्तर है 3rd नंबर। उसके बाद है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। उसके बाद आपका लास्ट है, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है। यह एक डैश है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या अंधविश्वास है। तो यह एक मिथक है, क्योंकि महिलाएं जो पुरुषों की तुलना में कमजोर नहीं होती। आज के टाइम में महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। तो यह क्या एक मिथक है। तो यह था आपके कुछ सवाल ईवीएस के पेडागोजी का। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।